हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नोगेट चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका MCS 215 सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट का टाइटल है सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस। तो इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट सारे वो क्वेश्चंस और टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके MCS 215 एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और ये जो पूरी स्लाइड शो है, ये एक तरीके का मतलब आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। एंड आप ये PDF बाय कर सकते हैं 30 रुपीज़। एंड यू कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो होगा सिक्योरिटी इश्यूज एंड क्रिप्टोग्राफी। तो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइबर स्पेस क्या होता है। तो साइबर स्पेस बेसिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जिसपे जितनी भी डिजिटल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शंस होती है इंटरनेट के थ्रू। तो बेसिकली जब आप वेबसाइट चलाते हो, ईमेल सेंड करते हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तो वो सब आपका साइबर स्पेस में हो रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनऑथराइज एक्सेस क्या होता है। सो अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है कि आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में एक्सेस कर रहे हैं विदाउट परमिशन। ठीक है। सो जैसे आपके पास किसी नेटवर्क की या सिस्टम की परमिशन नहीं है एक्सेस करने की, पर स्टिल आप उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो वो आपका अनऑथराइज एक्सेस होता है। ओके, सो साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली प्रैक्टिस है आपके कंप्यूटर सिस्टम से नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने की, जिसमें आप अपने कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से या अटैक से बचाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है। तो फिशिंग बेसिकली साइबर अटैक का एक टाइप है जिसमें अटैकर्स आपको ट्रिक करते हैं आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो बेसिकली पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल डिटेल्स, ये सब आपको किसी एक फेक ईमेल आता है या फेक मैसेज आता है, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लगता है कि वो ओरिजिनल है, बट वो एक्चुअली में फेक होता है, और वहाँ पर आप अपने ये सारे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, तो आप फिशिंग अटैक के विक्टिम बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मालवेयर। तो मालवेयर क्या है। मालवेयर बेसिक एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, अलग काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसको डिजाइन किया गया है बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स को या डिवाइसेस को हार्म एक्सप्लॉइट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो बेसिकली जितने भी आपके सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं साइबर स्पेस में, तो उनका ये बेसिक एक आउटलाइनिंग है कि क्या क्या स्पेशली 5 सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है कि आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में विदाउट परमिशन एक्सेस कर रहे हैं। इससे होता क्या है, इससे आपका डेटा चोरी हो जाता है, या डेटा आपका मैनिपुलेट हो जाता है, अपडेट हो जाता है, या पूरा का पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी अटैक पर देखते हैं फिशिंग अटैक। सो फिशिंग बेसिकली क्या होता है, जिसमें यूजर्स को ट्रिक किया जाता है उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए, जैसे पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, या लॉगिन डिटेल हो गया। तो ये होता कैसे है कि आपको एक मेल आती है, और आप उस मेल पे उस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट करवाया जाता है। आपको लगता है कि वो पेज ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, बट एक्चुअल में वो अटैकर्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं उसकी, जिसमें आप अपने एक्चुअल डिटेल्स डालते हो और वो डेटा चोरी हो जाता है। ठीक है। थर्ड है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। तो साइबर स्पेस में जो आपके हैकर्स होते हैं वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नेम्स, एड्रेस और बैंक डिटेल्स को यूज करते हैं इलीगल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, वो यूज वो कर रहे होते हैं लेकिन नाम आपका आता है, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेटा ब्रीचेस। तो डेटा ब्रीचेस क्या होता है कि जब आपका जो डेटा होता है वो अनऑथराइज यूजर्स को एक्सपोज हो जाता है। तो बेसिकली आपका डेटा जैसे किसी बैंक के पास है, और वो बैंक अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया या हैकर्स ने उसे हैक कर लिया, तो आपका जो सारा डेटा है वो लीक हो जाता है, उसको डेटा ब्रीच कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ जो सिक्योरिटी इशू है वो है मालवेयर एंड रैनसमवेयर। तो मालवेयर बेसिकली आपको पता है कि मलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन ही इसलिए किया है ताकि वो जितने भी नेटवर्क है, कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज या डिस्टर्ब कर सके। अब रैनसमवेयर क्या होता है कि रैनसमवेयर जो यूजर्स होते हैं, एक्चुअल यूजर, उन्हीं को ही लॉग आउट कर देता है, और उनसे बेसिकली पैसे या काइंड ऑफ डिमांड्स आर रैंसम फॉर एक्सेस। So these attacks financial can cause financial loss and data destruction. So basically ये जो अटैक है फाइनेंशियल लॉस या डेटा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, स्पेशली कंपनीज में होता है,
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे उनका डेटाबेस हैक कर दिया जाएगा या एन्क्रिप्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद उनसे एक हैवी अमाउंट मांगा जाता है कि अगर आप हैवी अमाउंट दोगे तो ही हम आपका ये जो डेटा है आपको वापस सही फॉर्मेट में देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बेसिक एक सिक्योरिटी थ्रेट्स और अटैक्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में एक जो अटैक है रैंसमवेयर अटैक्स, ये मोस्ट प्रोमिनेंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब 45% ऑर्गेनाइजेशन इसको एक टॉप कंसर्न मानती है। तो अटैकर्स क्या करते हैं कि यूजर्स जो विक्टिम्स होते हैं उनका डेटा इनक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि पेमेंट मांगते हैं उसके डेटा रिलीज के लिए। तो जब तक पेमेंट नहीं मिलता है वो जो उनका डेटा होता है वो उन्हीं के पास एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। तो ये जो अटैक हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डैमेज होता है कंपनीज को। ओके, सो नेक्स्ट आता है फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो फिशिंग तो अभी आपको बता दिया था कि बेसिकली क्या होता है कि यूजर्स को ट्रिक किया जाता है, और एक मतलब फ्रॉड वेबसाइट्स के थ्रू या लिंक्स के ईमेल्स के थ्रू आपका एक्चुअल डेटा वो ले लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं मालवेयर। तो मालवेयर आपको बताया था कि एक रेंज ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर, बेसिकली सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया, या फाइललेस मालवेयर हो गया। अब ये थ्रेट क्या करते हैं कि आपका डेटा चुरा लेते हैं, कंपनीज में जो ऑपरेशन चलते हैं डेली वाइज वो डिस्टर्ब हो जाता है, और अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है सिस्टम्स का, ठीक है। फोर्थ सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसे डीडोस अटैक्स भी कहते हैं। तो डीडोस अटैक्स क्या करता है कि आपके किसी नेटवर्क में या किसी फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे अनलिमिटेड नंबर की रिक्वेस्ट आती हैं। फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट जो है वो डिजाइंड है 100 रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए, तो वहाँ पर लाखों की रिक्वेस्ट जब आती हैं तो उसको हम कहते हैं कि डीडोस अटैक हुआ है। इससे क्या होता है कि आपके पास एक्सेसिव ट्रैफिक आता है, और जो आपके एक्चुअल यूजर्स होते हैं उनके लिए वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है, क्योंकि आपका सर्वर उतनी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाता है। और ये जो अटैक्स है ऑब्वियस सी बात है ये भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और अटैकर्स नई नई मल्टी वेक्टर अप्रोचेस होता है उन्हें यूज करता है ताकि डिस्ट्रप्शन ज्यादा हो। ओके, फिफ्थ जो सिक्योरिटी थ्रेट है विच इज सप्लाई चेन अटैक। तो सप्लाई चेन अटैक क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी है और आपने थर्ड पार्टी वेंडर्स यूज किए हुए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो आपने जितने भी वेंडर्स यूज किए हुए हैं, जितने भी अलग अलग कंपनीज का कोड अपने कोड में यूज किया है, तो सप्लाई चेन अटैक क्या करता है सारे कोड में ट्रैवल करता हुआ जाता है, और सबसे वीक जो आपका पॉइंट होता है उस पर अटैक करता है, और उसके बाद जो उसके नीचे वाले आपके वेंडर्स होते हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जिस कंपनी का जो पार्टनर है थर्ड पार्टी वेंडर है, तो उसको अगर वो अटैक करते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एक जो आपका सिक्योरिटी थ्रेट है विच इज क्रिप्टो जैकिंग। दो बार टाइप हो गया। तो क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है? क्रिप्टो जैकिंग आपका अनऑथराइज यूज है किसी अननोन यूजर के सिस्टम का, डिवाइस का, टू माइन क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मतलब होता है कि आपके क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन्स होते हैं उन्हें क्रिएट करना या उनके ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना, वो होता है आपका क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। तो हैकर्स क्या करते हैं कि आपके जो यूजर्स होता है, विक्टिम होता है, उसके सिस्टम में एक मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो विक्टिम का जो सिस्टम है उसको यूज करता है किसके लिए? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए। ओके, तो ये बेसिकली आपका 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका इन्फेक्शन, सेकंड होता है माइनिंग, थर्ड होता है साइलेंट ऑपरेशन, और फोर्थ होता है आपका अटैकर्स प्रॉफिट। इन्फेक्शन मतलब होता है सबसे पहले विक्टिम के डिवाइस पे आपका कुछ स्क्रिप्ट या मलेशियस कोड ऐड एग्जीक्यूट होता है इन्फेक्टेड वेबसाइट के थ्रू। फिर उसके बाद एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो सेकंड स्टेप आता है आपका माइनिंग, जिसमें वो क्या करता है जो मालवेयर होता है विक्टिम का सीपीयू या जीपीयू जो भी होता है उसका यूज करके कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स उसको यूज करता है, ठीक है, क्योंकि एक जो सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के जो प्रोसेस होता है उसका एक पार्ट होता है। तो माइनिंग होने के बाद तीसरा आता है साइलेंट ऑपरेशन। तो माइनिंग है वो आपके बैकग्राउंड में आपको चलती रहती है और आपको आइडिया भी नहीं होता है कि आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड एक प्रोसेस चल रहा है जो क्रिप्टो करेंसी को माइन कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है आपका सिस्टम जो होता है स्लो हो जाता है, और अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे माइनिंग होती है तो आपका सिस्टम ओवरहीट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्टम रिसोर्स यूज होता है इसमें।
फोर्थ होता है कि अटैकर्स प्रॉफिट। अब जो क्रिप्टो करेंसी आपने माइन करी है, बनाई है, वो सीधा हैकर के बैंक में चले जाती हैं और आपको कभी पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टम है उसके रिसोर्सेज का अच्छा खासा यूज होता है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस गिर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कभी कभार तो हार्डवेयर का डैमेज भी हो जाता है। तो अब इससे बचे कैसे? हम एड ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो जैकिंग की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उसे चलने से रोकता है। एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रख सकते हैं। जो अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर है उन्हें अपडेट करके रख सकते हैं। और जो इतने भी शेडी, मतलब ये आपको लगता है कि वेबसाइट सही नहीं है, उस पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना ही करे तो वो सही रहता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जो अनऑथराइज एक्सेस की हम बात कर रहे थे कि किसी भी सिस्टम में बिना परमिशन के एक्सेस कर देना, उसको रोकेंगे कैसे? तो दे आर कपल ऑफ वेज लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एमएफए भी कहते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं लॉगिन करने के लिए किसी भी सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई बार जब आप पासवर्ड डालते हैं तो आपको स्क्रीन पर आता है कि आपको एक ओटीपी आपके मेल पर भी भेजा गया है, तो वो आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। यानी सिर्फ पासवर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको एक ओटीपी भी देना पड़ेगा। तो बेसिकली दो फैक्टर आ गए। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। सो बेसिकली इस तरीके की ऑथेंटिकेशन में आपको अपने फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन, जो आपने देखा होगा मोबाइल में फेस अनलॉक होता है, वो यूज़ करते हैं। तो ये होता है आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो बेसिकली आपके एक्सेस कंट्रोल सिस्टम सेटअप किए जाते हैं किसी एप्लीकेशन में, जो ये बताता है कि किस यूज़र को उस सॉफ्टवेयर का कौन सा वाला पार्ट ही एक्सेसिबल है। फॉर एग्जांपल जो आपके एडमिन होते हैं, उस एडमिन को आपके सॉफ्टवेयर का ऑलमोस्ट सारा जो पार्ट है वो एक्सेसिबल होता है, लेकिन जो यूजर लेवल पे है वो एडमिन का एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ वही यूजर पढ़ पाए जिनके लिए वो ऑथराइज्ड है। ठीक है, और अगर बीच में कोई डेटा इंटरसेप्ट भी कर लेता है, इंटरसेप्ट मतलब होता है कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं और उनके बात करने के दौरान बीच में ही कोई तीसरा पर्सन आके उस मैसेज को पढ़ना चाहे, तो वो इंटरसेप्ट होता है। तो वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा अगर डेटा आपका इनक्रिप्शन हुआ होगा, इनक्रिप्टेड हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क एनालिटिक्स एंड बिहेवियर मॉनिटरिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम सेटअप करते हो जो एडवांस एनालिटिक्स करता है, जिससे आपकी एनोमलीज, यानी कुछ जो एरर है या डिफेक्ट है वो पता चल जाते हैं आपके नेटवर्क में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ, अब हमने मालवेयर के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी से इसका कुछ सॉल्यूशन किया जा सकता है? तो देखते हैं। फर्स्ट वन है एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होंगे जो कॉन्टिन्यूसली स्कैन करते रहेंगे फाइल्स को, तो अगर वो मलिशियस फाइल मिलती है तो स्कैन करके उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है फायरवॉल्स। आप फायरवॉल सेटअप कर सकते हो। तो वो क्या करता है कि आपके नेटवर्क में, सिस्टम में जितने भी इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल कैसी किस तरीके का डेटा आपके सिस्टम में आ रहा है, किस तरीके का डेटा जा रहा है, उसको अगर आप मॉनिटर करोगे, कंट्रोल करोगे, तो भी आप मालवेयर से काफ़ी हद तक बच सकते हो। तीसरा है ऑटोमेटिक अपडेट्स, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल विंडो में आपने देखा होगा अक्सर अपडेट्स होते रहते हैं। तो वो रेगुलर सिक्योरिटी पैचेस जो होते हैं आपके सिस्टम में, जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं या इश्यूज़ होते हैं, उसको फिक्स करते हैं ताकि मालवेयर उसका एक्सप्लॉइट ना कर पाए। फोर्थ वन है सैंडबॉक्सिंग। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर आपको चलाना है और आपको लग रहा है कि शायद वो मलिशियस हो सकता है, वो मॉलवेयर हो सकता है, तो आप उसे एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चलाओगे जिसको सैंडबॉक्स कहते हैं। ठीक है, ताकि आप चेक कर सकोगे कि वो एक्चुअल में मालवेयर है या नहीं है। लास्ट वन है एप्लीकेशन कंट्रोल एंड वाइट लिस्टिंग। तो बेसिकली जितने भी सिस्टम में एप्लीकेशन चलते हैं आप उन्हें लिमिट कर सकते हो। और मतलब क्या क्या जो आपका सॉफ्टवेयर है, कौन कौन सा एप्लीकेशन चला सकता है, उस पर आप एक लिमिट लगा सकते हो, विच इज दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या टेक्नोलॉजी से फिशिंग जो एड्रेस किया जा सकता है? तो फिशिंग हमने देखा था कि यूजर्स को ट्रिक किया जाता है, उनके पर्सनल डेटा रिवील करवाया जाता है। कैसे? कि उन्हें फेक ईमेल, फेक वेबसाइट के थ्रू, जो कि उन्हें लगता है कि ओरिजिनल हैं बट ओरिजिनल नहीं होती है, और वो अपना डेटा डालते हैं और डेटा उनका लीक हो जाता है। ओके, तो इन्हें कैसे रोका जा सकता है? अगर आप ईमेल फ़िल्टरिंग टूल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एक मेल आता है, तो आप अगर वो टूल यूज़ करते हैं ईमेल फ़िल्टरिंग टूल, तो वो ऑटोमैटिकली ही देख लेगा कि वो जो आपका मेल आया है,
वो सस्पिशियस है या नहीं। अगर सस्पिशियस है तो वो स्पैम में चले जाता है। ये भी आपने नोटिस किया होगा, काफी बार आपके जो मेल्स होते हैं वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। दूसरा है एंटी फिशिंग टूल बार्स एंड एक्सटेंशंस। काफी ज्यादा आपके टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो जब आप यूज करते हो तो वो आपको फेक और डेंजरस वेबसाइट के बारे में बता देता है। जैसे आपने, अगर आपको पता होगा कि जो गूगल क्रोम है उसके भी टूल्स होते हैं, तो वो आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई वेबसाइट जो भी आपने ओपन कर रखी है वो फेक है, डेंजरस है या नहीं है। ठीक है। तीसरा है जो सबसे लेटेस्ट कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है जो यूज कर सकते हैं फिशिंग को एड्रेस करने के लिए, दैट इज एआई एंड मशीन लर्निंग। सो एआई क्या करता है, आपके जितने भी ईमेल आए हैं उनके पैटर्न्स को, लिंक्स को एनालाइज करता है और डिटेक्ट करता है कि क्या सच में फिशिंग अटेम्प्ट हो रही है। अगर होती है तो वो नोटिफाई कर देता है या स्पैम फोल्डर में भेज देता है। तो सब रियल टाइम में होता है। फोर्थ है ब्राउज़र सिक्योरिटी फीचर्स। आजकल जो ब्राउज़र्स आते हैं उसमें इनबिल्ट फीचर्स होते हैं फिशिंग साइट्स जो होती है उन उनको ब्लॉक करने का। ठीक है। तो वो आपको वार्निंग पहले दे देता है कि भाई दिस वेबसाइट इज लुकिंग फिशियस, तो चेक अकॉर्डिंगली। ओके। लास्ट है यूजर ट्रेनिंग अवेयरनेस। आप रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग अगर लेते हैं, या कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है वो ट्रेनिंग, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगता है कि यार ये जो फिशिंग अटेम्प्ट है या एक्चुअल में ईमेल आया है, उससे आपका क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो सक्सेसफुल अटैक होता है वो बच जाएगा, वो उससे आपकी कंपनी या आपका डेटा है वो बच जाएगा। ओके। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी वाला सेक्शन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है? तो इंक्रिप्शन होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू सिक्योर कोड। तो आप एक डेटा होता है उसका फॉर्म चेंज कर देते हो जिससे वो सिक्योर हो जाता है और अनऑथराइज एक्सेस उस पे नहीं होता है। अब इसके लिए आप क्या करते हो, अलग अलग एल्गोरिथम यूज करते हो। तो होता क्या है कि एक प्लेन टेक्स्ट होता है उसको आप एक अनरीडेबल फॉर्मेट में डाल देते हो, और अनरीडेबल फॉर्मेट में डालने के लिए आप एक एल्गोरिथम यूज करते हो। ठीक है। और जो एल्गोरिथम होती है वो आपके एक एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन की यूज करती है। डिपेंडिंग है कि आप कौन सी वाली क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हो। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या हुई? क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग कम्युनिकेशन एंड डेटा सो दैट ओनली द इंटेंडेड रिसिपिएंट्स कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन। सो क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है जिसमें आप जो कम्युनिकेशन है या डेटा है उसको सिक्योर करते हो, ताकि जिसको वो डेटा जाना है या जिससे वो बात करनी है सिर्फ वो ही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है कि जो रीडेबल डेटा है, प्लेन डेटा है, उसका आप ट्रांसफर करते हो और अनरीडेबल फॉर्म में डालते हो। और उसके बाद जब एक्चुअल में वो डेटा पहुंचता है रिसिप्टेंट के पास, तो आप वो प्रोसेस उल्टा करते हो, मतलब फिर से क्या कहते हैं, अनरीडेबल से रीडेबल में लेके आते हो। तो पर्पस ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो डेटा है ऑथराइज यूजर ही उसको देख सके। दूसरा है इंटीग्रिटी, गारंटी करना कि डेटा है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो है इंटीग्रिटी। थर्ड है ऑथेंटिकेशन कि जो यूजर्स है, डिवाइस है जो कम्युनिकेशन के दौरान यूज हो रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो। फोर्थ है नॉन रिपुटेशन, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि यूजर बोलता है कि मेरे पास डेटा नहीं आया, और सेंडर बोलता है कि मैंने डेटा भेज दिया, तो उस चीज का वो जो डिनायल है उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपका क्रिप्टोग्राफी यूज होता है। फिफ्थ वन इज एक्सेस कंट्रोल। इट्स बेसिकली आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और सिस्टम है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी आपका क्रिप्टोग्राफी यूज होता है। अब क्रिप्टोग्राफी में थोड़ा आगे देखते हैं कि दो तरह की क्रिप्टोग्राफी है, एक है सिमेट्रिक की, एक है पब्लिक की, या इसको एसिमेट्रिक भी कहते हैं। तो सिमेट्रिक की में एक की यूज होती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, और पब्लिक की में दो की, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। ओके। सिमेट्रिक एक बार पूरा समझ लेते हैं कि जो सेंडर है रिसीवर है दोनों के पास ये सीक्रेट की होनी चाहिए। ठीक है। ये जनरली फास्टर होता है और एफिशिएंट होता है जब आपके पास डेटा बहुत बड़ा होता है एनक्रिप्ट करने के लिए। ओके। मेन चैलेंज क्या है? सिक्योरली शेयरिंग एंड मैनेजिंग सीक्रेट की। ये जो सीक्रेट की है इसको सिक्योरली शेयर करना और मैनेज करना ही सबसे मेन चैलेंज है इसमें। आप कुछ एग्जांपल हैं जैसे एईएस या डीईएस। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर एलिस को एक सीक्रेट मैसेज भेजना है बॉब को, तो दोनों के पास वो सेम सीक्रेट की होनी चाहिए। ठीक है। एलिस क्या करेगा, उस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा उस की के द्वारा, और बॉब भी क्या करेगा, सेम की यूज करेगा और उसे डिक्रिप्ट करेगा।
तो उसे एक्चुअल मैसेज मिल जाएगा। लेकिन पब्लिक की या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसमें क्या होता है कि दो की होती हैं। पब्लिक की यूज होती है ओपनली और एन्क्रिप्ट करने के लिए यूज होती है, मतलब डेटा एन्क्रिप्ट करना है तो आपका पब्लिक यूज होगा। प्राइवेट की आपकी सीक्रेट रखी जाती है और डिक्रिप्ट करने के काम आती है। अब इसमें क्या होता है, पब्लिक की आपकी ओपन रहती है और प्राइवेट की आपकी सीक्रेट रहती है, तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा और सिक्योर हो जाता है, बट स्लोअर होता है क्योंकि आपकी जो कीज हैं वो एक्सचेंज होती हैं और डिजिटल सिग्नेचर्स भी आपके एक्सचेंज होते हैं इसमें। इसका एक एग्जांपल है आरएसए। अभी आरएसए हम आगे के स्लाइड उसमें भी पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉब को अपनी मतलब बॉब को सॉरी एलिस को अगर डेटा एन्क्रिप्ट करना है तो क्या करेगा, बॉब अपनी पब्लिक की उसे देगा। तो जो एलिस है वो बॉब की पब्लिक की अ, से डेटा एन्क्रिप्ट करेगा और जो बॉब है, बॉब का जो प्राइवेट की ही है, वो ही इस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है। तो मतलब दोबारा से समझते हैं कि एलिस है वो बॉब की जो की है उससे डेटा एनक्रिप्ट करेगा और जो बॉब है वो अपनी प्राइवेट की का यूज करेगा डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। इससे पक्का ये हो जाता है कि जो बॉब है सिर्फ वही डेटा पढ़ सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट की यूज होनी है डेटा डिक्रिप्शन के लिए वो सिर्फ बॉब के पास ही है। ठीक है। अब कुछ जो आपके दो चीजें होती हैं एन्क्रिप्शन की, ये एन्क्रिप्शन कितने टाइप का होता है। तो एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर है और एक आपका ट्रांसपोजिशन साइफर है, वो आगे पढ़ेंगे। तो एन्क्रिप्शन करने के दो तरीके हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या है, ये बेसिक मेथड है एन्क्रिप्शन का, जिसमें अ, एक वर्ड में ईच लेटर और सिंबल जो होता है वो रिप्लेस किया जाता है एक अनदर लेटर और सिंबल। ठीक है। ये सबसे स्टार्टिंग में आया था क्रिप्टोग्राफी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी है, सबसे स्टार्टिंग में आया था। तो काम कैसे करता है कि जो एक ओरिजिनल मैसेज है उसमें हर एक जो आपका कैरेक्टर है, एक लेटर है, वो रिप्लेस हो जाता है किसी और कैरेक्टर से। ठीक है। एक रूल रहता है या उसको की बोलो, उसके तहत ये होता है। तो दो तरीके आपके होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन साइफर्स, एक होता है मोनो अल्फाबेटिक साइफर, एक होता है पॉली अल्फाबेटिक साइफर। तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर में क्या होता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या कहते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो थ्रू आउट द मैसेज सेम रहता है। और पॉली अल्फाबेटिक में क्या होता है कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है। इसका सेंस जो है जो अगली स्लाइड है उसमें बनेगा, क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सेम सब्स्टिट्यूशन और मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है या क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर में एक एग्जांपल है आपका सीजर साइफर, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सीजर साइफर का एग्जांपल लेते हैं कि सीजर साइफर में क्या होता है, हर एक लेटर जो होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोजीशन से आगे शिफ्ट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हर एक लेटर को 3 पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे। तो ए ए के आगे आता है बी, सी, डी, 3 लेटर आगे डी। बी के आगे आता है सी, डी, ई, तो ई आ गया। तो इस तरीके से हर एक लेटर अपने 3 लेटर आगे पोजीशन पे जो आता है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये प्लेन टेक्स्ट हो गया, ये आपका साइफर टेक्स्ट हो गया। अब इसमें आप अगर आप नोट कर रहे होंगे, जो आपका एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हेलो है। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एच के आगे डाल रहे हैं के, ई के आगे डाल रहे हैं एच। तो ये क्या हो रहा है, जो आपका ओरिजिनल लेटर है उसको हम क्या कर रहे हैं, 3 पोजीशन आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल हेलो है उसमें हर एक लेटर को हमने 3 पोजीशन आगे शिफ्ट किया है। तो आपका जो साइफर टेक्स्ट बना है वो बना है ये KHOOR। ओरिजिनल HELLO था, प्लेन टेक्स्ट ये था, साइफर टेक्स्ट ये था, और की क्या थी, की थी शिफ्ट वैल्यू, यानी +3। +3 आगे किया, आप -3 करोगे तो 3 लेटर वो पीछे चले जाएगा। तो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में मतलब बता दें। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हम एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी हर एक आपका जो लेटर है वो 3 पोजीशन आगे ही शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ए आपका 3 लेटर आ गया है लेकिन बी 4 लेटर आया। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मोनो अल्फाबेटिक। इट मीन्स एक ही आपका जो पैटर्न है वो थ्रू आउट द लेटर्स ऑफ अ वर्ड फॉलो होगा। लेकिन पॉली अल्फाबेटिक में क्या होता है कि मल्टीपल आपके अल्फाबेट है वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं अलग अलग क्या कहते हैं पैटर्न में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोजिशन साइफर। तो ट्रांसपोजिशन साइफर क्या है, एक इंक्रिप्शन का टाइप है जिसमें जो कैरेक्टर की पोजीशन है
वो सिस्टमेटिकली अल्टर्ड सिस्टमेटिकली चेंज होती है। जैसे सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता था, हर एक लेटर रिप्लेस होता था। इसमें ट्रांसपोजिशन में लेटर्स चेंज नहीं होते हैं बट वो रीअरेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल HELLOWORLD ये है। इस हमने हेलो वर्ल्ड को दो ग्रुप में बांट दिया, हेलो और वर्ल्ड। उसके बाद हमने क्या किया, इसका एक वो बना दिया, HW एक, EO एक, LR LL और OD। तो ये आपका जो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट था उसको हमने स्क्रैम्बल्ड मैसेज बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांसपोजिशन साइफर है। तो बेसिक आइडिया क्या है, आप अपना मैसेज लिखोगे ओरिजिनल मैसेज, फिर उसका क्या करोगे, आप ऑर्डर मिक्सअप कर दोगे एक स्पेशल रूल के तहत। उस रूल को ही हम की कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप जो फाइनली जो मैसेज है उसको मिक्स करोगे तो आपको आपका ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा हेलो वर्ल्ड ओरिजिनल मैसेज था, इसका दो ग्रुप बना लिए। और पैटर्न हमने यहाँ हमारा की क्या था कि फर्स्ट जो आपका लेटर है वो सेकंड वर्ड के लेटर के साथ मिलकर एक वर्ड बनाएगा। तो HW एक आपका वर्ड बनाया, EO एक बनाया। ठीक है, इस तरीके से आपका ओरिजिनल टेक्स्ट स्क्रैम्बल्ड मैसेज या एन्क्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन क्रिप्टो एल्गोरिथम, RSA एल्गोरिथम। तो आपको पता था कि दो तरीके की क्रिप्टोग्राफी होती है, एक होती है आपकी एसिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये जो एसिमेट्रिक था, ओ सॉरी, हाँ एसिमेट्रिक था, उसके एग्जांपल में था RSA। RSA जो होता है पब्लिक और प्राइवेट की दोनों यूज करता है। तो RSA क्या है, एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जिससे आप सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन को कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ये आपके एल्गोरिथम है। कि कुछ की कंसेप्ट है कि ये एसिमेट्रिक है, यानी एक से ज्यादा कीज यूज करती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है, प्राइवेट की डिक्रिप्ट के लिए यूज होती है। ठीक है, और सिक्योरिटी जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपके जो नंबर से आप जो यूज करेंगे, जो भी हम आगे देखेंगे, वो कितने बड़े हैं। ठीक है, और कितने बड़े फैक्टर आप निकाल रहे हो उसके। ये जो दिस कीज आर मैथमेटिकली रिलेटेड बट इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिराइव द प्राइवेट की फ्रॉम द पब्लिक की। ये जो आपकी कीज हैं, भले ही मैथमेटिकल रिलेशन है इनमें, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको पब्लिक की पता चल जाती है तो ऐसा कोई मतलब इम्पॉसिबल है लगभग कि आप उस पब्लिक की से प्राइवेट की निकाल दो। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एलिस को एक मैसेज भेजना है बॉब को, तो आपको याद है कि बॉब अपनी पब्लिक की एलिस को देगा और एलिस उस पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा। जब डेटा ये बॉब के पास आएगा तो बॉब अपनी प्राइवेट की यूज करेगा उस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो तीन स्टेप हैं, एक में की जनरेट होती है, दूसरे स्टेप पे इनक्रिप्शन होता है, तीसरे स्टेप में डिक्रिप्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल हम दो नंबर ले लेते हैं, दो प्राइम नंबर लेते हैं, P3Q11। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होता है दो प्राइम नंबर चूज करना, P और Q। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका N कैलकुलेट करना, जो N आपका पब्लिक और प्राइवेट के दोनों में यूज होगा। N निकलता कैसे है, जो भी दो आपने प्राइम नंबर लिए हैं उसका मल्टीप्लाई होगा, आपको N मिल जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको यूलर टोशन निकालना पड़ता है, जो कि होता है P-1 मल्टीप्लाई Q-1, जो कि आपके सामने यहाँ निकाल दी है, 20 आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूलर टोशन। अब उसके बाद आपको एक एन्क्रिप्शन की ई इस तरीके से चूज करनी है कि आपका वो ई 1 से बड़ा हो, लेकिन जो आपका यूलर्स टोशन है उससे छोटा हो। और दोनों का ये जो आपका की है एन्क्रिप्शन की, और जो आपका यूलर टोशन निकला है 20, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बनो, यानी दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना आता हो। तो ई हमने जब 7 लिया था, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि ई और जो डी है इसकी वैल्यू को गेस करना है, ताकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये भी फुलफिल हो जाए, और जो आपका डी मल्टीप्लाई ई मॉड 20 = 1 है ये भी फुलफिल हो जाए। अब इस इक्वेशन में होता क्या है कि डी मल्टीप्लाई ई तो आपको पता है, मॉड ये जो 20 है ये आपका यूलर्स क्वोशिएंट है। ठीक है, तो 20 हमने यहाँ इसे लिखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी मल्टीप्लाई ई मॉड यूलर्स क्वोशिएंट इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ई तो हमने गेस कर लिया था 7। 7 ऐसे गेस किया कि ये जो आपका 7 है यानी ई है 1 से तो बड़ा है और यूलर्स क्वोशिएंट 20 से छोटा है।
तो 7 तो हमने यहाँ डाल दिया। अब हमें यहाँ डी की वैल्यू गेस करनी है। तो डी की वैल्यू हमने कुछ ऐसे गेस करनी है कि जब डी और ई की मल्टीप्लाई हो जाए और जब हम उसका जो ये जो आउटपुट आएगा उसका मॉड करेंगे 20 के साथ। मीन्स मॉड मतलब होता है कि ये जो नंबर आ रहा है इसको डिवाइड करोगे 20 से, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो वैल्यू बच जाएगी, वो आपका मॉड हो जाएगा। तो ई तो क्योंकि हमारा 7 गेस किया हुआ था, तो डी अगर हम 3 लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 7 21 होता है। और 21 मॉड 20, यानी अगर हम 21 को 20 से डिवाइड करें तो 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई और ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, इसीलिए हमने ई 7 गेस किया था या अज्यूम किया था और डी पे हमने 3 डाला था। तो ये जस्ट आपको नंबर्स ऐसे गेस करने हैं कि ये कंडीशंस और ये वाली कंडीशन ये दोनों फुलफिल हो जाए। ठीक है। अब पब्लिक की आपकी ई एन होती है, प्राइवेट की डी एन होती है। इट मीन्स आपका, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, एन आपका जो है वो दोनों की का एक पार्ट होगा। इंक्रिप्शन की हमने गैस किया था 7, तो 7 आ गया। एन हमारा 33 था, जो कैलकुलेट किया था 33 आ गया। प्राइवेट की डी एन होता है, डी बेसिकली जो हमने 3 एज्यूम किया था और एन आपका 33। तो आपकी की जनरेट हो गई है पब्लिक की, प्राइवेट की। नेक्स्ट स्टेप आता है इंक्रिप्शन का। तो अगर एलिस आपका जो है मैसेज भेजना चाहता है m=4 बॉब को, ठीक है, तो बॉब की पब्लिक की जो है वो है 7,33। ठीक है, पब्लिक की आपकी ये है। तो इसका फॉर्मूला होता है m⁻e mod n। तो m हमारा मैसेज है 4, e हमने निकाल रखा था 7, और ये जो आपका मॉड n है, n मीन्स ये वाला, ये है 33। तो 4 की पावर 7 मॉड 33, 4 की पावर 7 निकालोगे तो इतना आएगा मॉड 33। ये पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा? ये पार्ट ऐसे कैलकुलेट होगा कि आपको 33 को डिवाइड कर देना है 1638 से। तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 33 से, और फिर डिवाइड, और फिर इसके बाद जो आपका वैल्यू आता है वो आपका माइनस हो जाएगा इससे, तो आपका 16 आएगा। ओके, कन्फ्यूजन हो गया, दोबारा बता देता हूँ कि ये कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 33 को डिवाइड करना होगा 1638 से। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को 33 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो आपकी वैल्यू आती है फाइनल, उसको आपको माइनस कर देना है इससे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, तो एनक्रिप्टेड मैसेज जो एलिस सेंड करने वाला है वो है 16। बॉब को मैसेज मिला, बॉब के पास मैसेज आया 16। अब वो अपनी प्राइवेट की यूज करेगा 333 डिक्रिप्ट करने के लिए। मैसेज डिक्रिप्ट करना फॉर्मूला है सी की पावर डी मॉड एन। सी क्या है? एनक्रिप्टेड मैसेज जो बॉब को मिला है, तो सी है 16 की पावर डी यानी कि 3 मॉड 33। तो 4096 मॉड 33 आया। सेम तरीके से कैलकुलेट होगा जैसे ये कैलकुलेट है, आंसर आ जाएगा 4। और एलिस ने भी मैसेज भेजा था 4। ओके, तो ये जनरली जो आपका है, जहाँ तक मुझे पता है न्यूमेरिकल नहीं आता है। ये बेसिकली आपका एक टेक्स्ट बेस क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो अगर आपको ये लगता है न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्किप कर सकते हो, बाकी सिर्फ इसकी जो थ्योरी है उसको अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी। तो डिजिटल सिक्योरिटी क्या है? तो डिजिटल सिक्योरिटी का मतलब है हम ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज या बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो अनऑथराइज एक्सेस से, साइबर थ्रेट से या डेटा ब्रीच से बचे रहे। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, एंटीवायरस या ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो गए, वो सब यूज़ करते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी जो डेटा है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ये मेंटेन रहती है। अब इसके प्रोस भी हैं और कॉन्स भी है। प्रोस पहले एक बार समझ लेते हैं। तो आपका सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्ट हो जाता है। आपके जो जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं जैसे मालवेयर, फिशिंग या हैकिंग, उससे बच जाते हो। यूज़र की प्राइवेसी मेंटेन रहती है। यूज़र का जो ट्रस्ट है वो बना रहता है। और आपके रेगुलेटरी कंप्लायंस जो होता है वो मीट हो रहे होते हैं। जैसे हर कंपनी को कुछ कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर आप डिजिटल सिक्योरिटी को फॉलो करते हो तो आपका वो जो कंप्लायंस है वो फॉलो होते रहेंगे। एक एग्जांपल जैसे जीडीपीआर, वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। तो अगर आपने वो सारे
रूल्स और गाइडेंस उसके फॉलो किया तो आप जीडीपीआर कंप्लायंट कहलाते हो। अब इसका कॉस्ट समझ लेते हैं। कॉस्ट क्या होता है कि डिजिटल सिक्योरिटी जब इम्प्लीमेंट करनी होती है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एडवांस टूल यूज़ करते हैं। सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, रेगुलर अपडेट चाहिए होते हैं, क्योंकि आपके जो सिस्टम होते हैं जो आप यूज़ करते हो उसमें वल्नरेबिलिटीज निकलती रहती हैं, तो आपको अपडेट करना पड़ता है उसको। स्लो परफॉर्मेंस हो जाती है क्योंकि कभी कभी सिक्योरिटी चेक जो होता है सिस्टम स्पीड को अफेक्ट करता है। और कभी कभार इनकन्वीनियंस भी होती है अगर आप स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी यूज़र को लॉगिन करना है, थोड़ा जल्दी में है, पासवर्ड डालने के बाद भी अगर सिर्फ 2FA करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जैसे मेल पे ओटीपी आएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है यूज़र। तो ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस हैं डिजिटल सिक्योरिटी के। नेक्स्ट बढ़ते हैं थ्री गवर्निंग प्रिंसिपल डेटा सिक्योरिटी के। कोई डेटा सिक्योर है, इसके तीन गवर्निंग प्रिंसिपल हैं कि अगर डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल है, इंटीग्रल है और अवेलेबल है, ये तीन अगर वो प्रिंसिपल फॉलो करता है तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या है? ये आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है सिर्फ ऑथराइज पर्सन जो है, इंडिविजुअल्स हैं, वो ही एक्सेस कर सकते हैं और अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा उसमें। ठीक है? इसमें आप इंक्रिप्शन यूज करते हो, एक्सेस कंट्रोल यूज करते हो, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज करते हो। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है और अनअल्टर्ड है, यानी चेंज नहीं हुआ इसमें कोई भी। ठीक है? इससे क्या होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो मॉडिफाई या डिलीट या अपडेट होने से बच जाता है, इंटेंशनली और एक्सीडेंटली दोनों तरीके से। ठीक है? इसमें यूज क्या होता है? चेकसम, हैशिंग या ऑडिट ट्रेल्स, ये यूज होते हैं। लास्ट वन है अवेलेबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है या सिस्टम है वो हमेशा ऑथराइज यूजर को एक्सेसिबल रहेगा जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? और इसमें हम अलग अलग चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे रिडंडेंसी, रेगुलर बैकअप्स, रॉबस्ट डिजास्टर रिकवरी। ठीक है? ताकि कभी डाउन टाइम ना आए, कभी ये जो आपका सिस्टम है ऐसा ना हो कि अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट के 6 बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आपके एग्जाम में आता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो एक तो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये तो अभी पढ़ा है। फोर्थ ऑथेंटिकेशन है कि अगर आप यूजर्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करो या सिस्टम्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करो उस रिसोर्स को एक्सेस करने से पहले, तो वो आपका एक काफ़ी बढ़िया प्रिंसिपल है सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। ठीक है? अब इसमें आप पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स या MFA यूज़ कर सकते हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ताकि सिर्फ जिन यूजर्स को एक्सेस है वो ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। और फिफ्थ है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि कौन सा एक्शन या कौन से रिसोर्सेज पे किस यूजर्स को परमिशन है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल यूजर जाके एडमिन पैनल पे किसी भी वेबसाइट के एडमिन साइट पे जाके कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके? या फॉर एग्जांपल या हम ये कह सकते हैं कि एक एडमिन यूजर किसी नॉर्मल यूजर के अकाउंट पे लॉगिन करके कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता। तो ये आपका ऑथराइजेशन होता है कि किस यूजर को क्या क्या परमिशन है क्या क्या करने की। लास्ट है नॉन रिपुडिएशन। इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने एक्शन या ट्रांजेक्शन्स को डिनाई ना कर सके। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ भेजी और उसके बाद आप कहते हो कि मैंने वो मैसेज या वो टेक्स्ट है वो नहीं भेजा था। डिनाइल से बचने के लिए आप नॉन रिपुडिएशन यूज़ करते हो। ठीक है? इसे मतलब कैसे अचीव किया जाता है? आप डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हो, ऑडिट लॉग यूज़ करते हो। ठीक है? और यूज़र एक्टिविटीज़ जो होती है उसके जो एविडेंस है उसको लॉग करके रखते हो। लॉग मतलब होता है स्टोर करके रखते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की थी और डॉक्यूमेंट भेजा, तो वो डिजिटली सिग्नेचर होगा उस पे, तब वो दूसरी वाली जो सामने वाली पार्टी है उसके पास वो डॉक्यूमेंट रिसीव होगा। तो इससे नॉन रिपुडिएशन आपका अचीव हो जाएगा। तो ये आपके 6 बेसिक प्रिंसिपल थे सिक्योरिटी मैनेजमेंट के। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो बेसिक प्रिंसिपल हैं फॉलो होते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका साइबर लॉस एंड रेगुलेशंस। तो साइबर क्राइम क्या है और ये जो आपके ट्रेडिशनल क्राइम है उससे कैसे डिफरेंट है? तो साइबर क्राइम मतलब होता है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो किसी के कंप्यूटर या नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू की जाती है। इसमें जो क्राइम्स हैं वो इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के खिलाफ किए जाते हैं। इसमें होता है कि हम जो
डेटा होता है, डिजिटल डेटा होता है, या तो उसे चुराते हैं या उसे डैमेज करते हैं या मिसयूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि साइबर क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम में दोनों का मीडियम क्या है। एक डिजिटल डिवाइस के थ्रू होता है, एक में फिजिकल मीन्स यानी फिजिकल चीजें यूज होती हैं। एक आपका रिमोट और ग्लोबल है, कहीं भी बैठ के कहीं भी क्राइम कर सकते हो। इसमें आपको उस फिजिकल लोकेशन में होना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत सिंपल पॉइंट्स है, आप खाली देखोगे तो समझ जाओगे। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे एक जो क्वेश्चन आता रहता है हर इग्नू के एग्जाम में, वह है कि एक्सप्लेन द नीड टू रेगुलेट साइबर स्पेस। साइबर स्पेस को रेगुलेट या मॉनिटर या कह सकते हैं गाइड करने की क्यों जरूरत है। तो हमें वी नीड टू रेगुलेट साइबर स्पेस टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। अगर साइबर स्पेस ऐसे ही चलता रहा बिना रूल्स और गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स के, तो साइबर क्राइम होते रहते हैं या होंगे। तो उससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, वी नीड टू रेगुलेट साइबर स्पेस। दूसरा है यूजर की प्राइवेसी, अगर उसे प्रोटेक्ट करनी है तो साइबर स्पेस रेगुलेट करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, या जो हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट है, कोई लोग कुछ भी ऐसा पोस्ट करते रहेंगे सोशल मीडिया पे। टू प्रोटेक्ट डिजिटल इकोनॉमी एंड ई कॉमर्स, टू सेफ गार्ड चिल्ड्रन ऑनलाइन प्रेजेंस। बच्चे भी आजकल सोशल मीडिया पे हैं, तो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को अगर सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वी नीड टू रेगुलेट साइबर स्पेस। अगला है टू मेंटेन ग्लोबल साइबर हार्मनी, प्रोमोटिंग रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो, अगर हम साइबर स्पेस को रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी जो कि सेफ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो साइबर क्राइम है, वो आपको बताया था कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। कुछ इंडियन साइबर कुछ ऑफेंसेस हैं जो इंडियन साइबर लॉ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो आईटी एक्ट जो है वो बेसिकली इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। और इसमें कुछ जो आपके लॉस बनाए बनाए गए हैं जिससे आपका जो साइबर स्पेस है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, फर्स्ट वन है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल। सो अगर आप कुछ ऐसा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल या कुछ ऑब्ससीन मटेरियल अपलोड करते हो, पब्लिश करते हो, ठीक है, या शेयर करते हो, तो वो आपका एक तरीके का क्राइम है, साइबर क्राइम है। इसमें आपको 3 साल तक की जेल या 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, और और सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस उसके बाद भी आप करते हो तो 5 साल तक की जेल और 10 लाख का फाइन हो सकता है। अब जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, तो ये आप करते हो तो ये आपका एक तरीके का साइबर क्राइम है। ठीक है, ये आता है आपका सेक्शन 67 आईटी एक्ट। ये आप जरूर नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता जाता रहता है। नेक्स्ट है पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज फॉल्स और मिसलीडिंग। ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल देना जो कि झूठ है या फिर गुमराह करती है। ये आता है आपका सेक्शन 66 डी और उसके रिलेटेड सेक्शंस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप फॉल्स मैसेज या भेजते हो या इम्पर्सेशन ऑनलाइन करते हो, पेनल्टी क्या है, 3 साल तक की, और या फाइन लगता है 1 लाख का। इसमें क्या होता है, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल डालते हो और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप फैलाते हो, तो वो आपका एक साइबर क्राइम कहलाता है, सेक्शन 66 डी के अंतर्गत। नेक्स्ट है साइबर टेररिज्म। ये आपका सेक्शन 66 एफ आईटी एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कितना सीरियस क्राइम है। इसमें क्या है कि जैसे आपने गवर्नमेंट वेबसाइट हैक कर दी और या मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये जो आपका बड़ा सीरियस क्राइम है, ये नेशनल बेसिस देखा जाए तो नेशनल लेवल क्राइम हो गया। तो आप डिजिटल मीन्स यूज करते हो थ्रेटन करने के लिए एक नेशन की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी, तो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स और सॉरी सीरियस क्राइम। फोर्थ वन है पब्लिशिंग मटेरियल दैट थ्रेटन्स पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। तो ये आता है आपका सेक्शन 69 ए एक्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती है जो बेसिकली अगेन कैन विच कैन थ्रेटन सोवर्निटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो अगर किसी और कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का किसी और कंट्रीज के खिलाफ या कुछ ऐसा पब्लिक रिलेशंस अगर खराब करने के चक्कर में आप कुछ अपलोड करते जा रहे हैं, तो वो आपका एक साइबर क्राइम है। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी जो एक्शन है कि इसमें पेनल्टी ये लगती है कि जो आपका कंटेंट है वो बेसिकली रिमूव हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। एग्जांपल जैसे आपने कोई हेट स्पीच या कंटेंट प्रमोटिंग क्रिमिनल वायलेंस, आपने कोई हेट स्पीच कर दी या कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो कि किसी कम्युनिटी के
मतलब सेंटीमेंट को हर्ट कर देता है और वायलेंस होता है, तो वो आपका एक साइबर क्राइम है 69 ए 88 के सेक्शन के अंदर। ओके, लास्ट है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट और इम्पर्सनेशन। तो सेक्शन 66 सी आईटी एक्ट के अंदर आता है। इसमें क्या है कि आप किसी और की डिजिटल आइडेंटिटी यूज करते हो, अ, तो वो आपका साइबर क्राइम होता है। पेनल्टी क्या है, 3 साल तक की जेल या 1 लाख तक का फाइन। एग्जाम्पल है, आप फेक प्रोफाइल यूज करते हो या किसी और के क्रेडेंशियल या सोशल मीडिया यूज करते हो, सोशल मीडिया की क्रेडेंशियल यूज करते हो और लॉगिन करते हो और फेक आपका अकाउंट बन जाता है, तो वो दोनों केसेस में आपका एक साइबर क्राइम कहलाता है सेक्शन 66 आईटी एक्ट के अंदर। एक चीज है, पेनल्टीज जो है अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट, पनिशमेंट मिलती है, वो मिलती है कि कंपनसेशन होती है जितना भी अफेक्टेड पार्टी को नुकसान हुआ होता है। ठीक है, कंपनसेशन 1 करोड़ तक जा सकती है और उससे भी ज्यादा जा सकती है अगर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। नो इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस सेक्शन इज अ सिविल लाइबिलिटी नॉट अ क्रिमिनल वन। तो इसमें जेल नहीं होती है, क्योंकि ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल लाइबिलिटी है। अब इसमें होता क्या है, सेक्शन 43 होता क्या है कि अगर आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क को बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस करते हो, फाइल वहां से डाउनलोड कॉपी एक्सट्रैक्ट करते हो, या वायरस या मालवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, या सिस्टम में कुछ डैमेज करते हो, या अनऑथराइज एक्सेस में किसी और पर्सन को हेल्प करते हो अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए, तो वो भी आपका सेक्शन 43 के अंदर आता है। और किसी और पर्सन के अकाउंट में चार्जेस लाते हो मिसयूज करके, या डिस्ट्रॉय कर देते हो कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देते हो, तो सभी केसेस आपके सेक्शन 43 में आते हैं। और इसमें पेनल्टी आपको बता दी है कि अच्छा खासा आपको अमाउंट देना होता है। वो सारा अमाउंट बेसिकली कंपनसेशन होता है उस सामने वाली पार्टी का जिसका नुकसान हुआ होता है। और ये अगर बहुत फ्रॉडेंटली किया जाता है तो तब क्रिमिनल पेनल्टी लगती है। वैसे ये एक सिविल लाइबिलिटी है, क्रिमिनल वाला नहीं है, लेकिन अगर ये डिसऑनेस्टली किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी हुई कंपनी के एक एम्प्लॉय ने जानबूझ के ही किया है, तब भी इसमें क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं। अब सेक्शन 43 के जो अभी हमने जस्ट डिस्कस ही किया था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से एक्ट हैं जिसपे एक जो पर्सन है वो लायबल होता है डैमेजेस पे करने के लिए, पे फॉर डैमेजेस अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट। तो ये हमने पढ़ लेते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस होता है, डेटा थेफ्ट या कॉपी होता है, अगर वो डेटा या प्रोग्राम्स को डैमेज करता है, इलीगल पर्पस के लिए सिस्टम को एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये सभी केसेस में आपका वो जितना भी डैमेज होता है वो उसको पे करना पड़ेगा एज अ कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पार्टी। तो ये जो क्वेश्चन है और ये जो आपका है लगभग लगभग सेम है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब अगला है कि discuss the condition under which a person is liable to pay damages for violating the provisions of the Information Technology Act 2000, जो हमारा जो आईटी एक्ट है वो, अगर उस पे जो डैमेजेस होते हैं, तो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन को जो आपका गिल्टी पर्सन है उसको पे करना पड़ेगा। तो अगर डेटा थेफ्ट या डेटा ब्रीच होता है सेक्शन 43, तो आपका जो पर्सन है उसको 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगती है। तो अगर उसने अनऑथराइज तरीके से किसी सिस्टम को एक्सेस किया या उसमें कुछ डैमेज किया, डेटा डिस्ट्रॉय किया, तो आपका उसे जो जितना भी डैमेज है वो पे करना पड़ेगा उसका कंपनसेशन। तो ये आता है आपका डेटा थेफ्ट और ब्रीच। अगला है ऑफेंसिव और मलिशियस कंटेंट, सेक्शन 66। तो वैसे ये सेक्शन हट गया है, लेकिन अगर इसमें आप ऑफेंसिव कंटेंट ऑनलाइन भेजते हो या पोस्ट करते हो तो उसकी क्रिमिनल पेनल्टी होती है और डैमेजेस आपका होता है डिफेमेशन लॉ के अंदर। थर्ड है आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड, अगर आप किसी और इंसान की जो आइडेंटिटी यूज करके ऑनलाइन मतलब फ्रॉड कमिट करते हो, तो वो भी आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। साइबर टॉकिंग करते हो या किसी को ऑनलाइन हरास करते हो, उस केसेस में भी आपको डैमेज देना पड़ेगा। फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, ये सेक्शन 43 है। ऑर्गेनाइजेशन जो आपके अगर सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो नहीं करती है और उसकी वजह से डेटा ब्रीच हो जाए, तो वो भी आपका पेनल्टी उसका लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। जितने भी यूजर्स अफेक्ट हुए हैं उनको वो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये आपका सेक्शन 43 ए के अंदर आता है। सिक्स्थ है पब्लिक पब्लिशिंग ऑब्ससीन कंटेंट। तो ये आपको पता है जब कुछ ऑनलाइन ऐसा कंटेंट पोस्ट कर देते हैं जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होता है या कुछ ऐसा कंटेंट होता है, अडल्ट कंटेंट,
तो वो आपका एक साइबर क्राइम होता है और इसमें आपको कंपनसेशन देना पड़ता है उस विक्टिम को। सेवेंथ है आपका साइबर टेररिज्म। एक्चुअली सॉरी, साइबर टेररिज्म। सो अगर कोई ऑनलाइन टेररिज्म करता है यूजिंग डिजिटल मींस और उससे डैमेज होता है, तो उस केस में भी उसको क्रिमिनल पेनल्टीज फेस करनी पड़ती है। फिर अगला है एक सेकेंड, ये भी आपका जो एक्ट फॉर विच अ पर्सन इज लायबल टू पे अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जो फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। अगर कोई डीडोस अटैक करता है तो उस केस में भी उसे पेनल्टी देनी पड़ती है, सेक्शन 43 है। ये आपका ये वाला क्वेश्चन का नहीं है, ये आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि इसमें आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, सेक्शन 43। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो फोर्थ पॉइंट तक तो यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवन एट यहाँ लिखा हुआ है। तो डिनायल सर्विस आपका नॉर्मल फंक्शनिंग अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम की नहीं चल रही क्योंकि आपने उसका नेटवर्क ओवरलोड कर दिया है, उस केस में भी आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, गलत मैसेज भेजते हो, आप डेटा टेम्पर करते हो। और लास्ट है एक्सेसिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो जो कॉन्फिडेंशियल है, तो उन सभी केसेस में आपको 5 करोड़ तक की कंपनसेशन जो होती है वो देनी पड़ती है अफेक्टेड पार्टी को। ओके, सो ट्रेडमार्क क्या है? सो बेसिकली ट्रेडमार्क क्या है, एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है, या मतलब कह सकते हैं एक तरीके का सिंबल है या वर्ड है जो किसी कंपनी के सर्विस या प्रोडक्ट की पहचान बनता है। ठीक है, तो इस कंपनी के जो ये जो पहचान है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो ट्रेडमार्क यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, तो अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का लोगो यूज करता है तो वो एक तरीके से इलीगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका जो ट्रेडमार्क हो रखा होता है। तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है, अपनी कंपनी का जो ब्रांड का जो आइडेंटिफायर है उसको लीगल प्रोटेक्शन देना, ताकि वो सेम चीज सेम डिजाइन को कोई और यूज ना कर सके। ठीक है, अगर कोई यूज करता है तो वो आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज्ड हो जाए तो आप क्या क्या चीज कर सकते हो, ये चीज लिखी हुई है। तो अगर आपका ट्रेडमार्क कोई यूज करता है तो आप इंजेक्टिव रिलीफ ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि सामने वाला जो कंपनी है या जो भी पर्सन है उसको कह सकते हो कि स्टॉप द इन्फ्रिंजमेंट, और इसके बाद आप अपना जो ट्रेडमार्क कंटिन्यू कर सकते हो यूज करके, लेकिन जो सामने वाला है वो आपका जो ट्रेडमार्क यूज कर रहा था वो उसी समय रोक देगा। दूसरा है मॉनेटरी डैमेजेस, आप कंपनसेशन ले सकते हो जितना भी आपको नुकसान हुआ है या डैमेज हुआ है उस इन्फ्रिंजमेंट के तहत। तो ये आपका मॉनेटरी डैमेज मिल सकता है उसका। तीसरा है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। सो अगर इन्फ्रिंजमेंट होती है, कोई और कंपनी अगर आपकी कंपनी का लोगो यूज करती है जो कि ट्रेडमार्क हो रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रॉफिट उस कंपनी का उस ट्रेडमार्क को यूज करके हुआ है तो वो जो प्रॉफिट है वो उसका नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। फोर्थ वन है डिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स। तो अगर आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है, तो जितने भी फेक गुड्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पे आप रोक लगा सकते हो, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडमार्क है। ये कहलाता है आपका डिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स। फोर्थ है करेक्टिव एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइज टू क्लियर एनी कंफ्यूजन। आप करेक्टिव एडवर्टाइजिंग कर सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल है और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये फेक है। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन इसमें आता है। अब क्रिमिनल पेनल्टीज क्या होती है कि अगर सामने वाला जो कंपनी है वो किसी ट्रेडमार्क प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क सर्विस का यूज करती है, तो इस केस में उन्हें लीगल एक्टिविटी होती है, लीगल पेनल्टी होती है, और जितना भी डैमेज होता है कंपनसेशन देना पड़ता है उसका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है filtering devices. So these are the tools used to block certain online content. इसका मतलब है कि ये वो डिवाइसेस होते हैं जो आपके स्कूल्स, होम्स और बिजनेसेस प्लेसेस पर लगाए जाते हैं, ताकि आप इंटरनेट का जो यूसेज है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ ऑनलाइन कंटेंट है वो आपका ब्लॉक किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जैसे
सर्टेन वेबसाइट्स आर ब्लॉक्ड इन स्कूल्स और बिजनेस एरिया। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट्स होती हैं वो बच्चों को हार्मफुल कंटेंट होता है उससे बचाती हैं। तो जैसे यूएस में कॉपा लॉ है जो क्या कहता है चिल्ड्रंस की जो ऑनलाइन सेफ्टी उसको प्रोटेक्ट करता है। कुछ सेल्फ रेगुलेटरी रूल है जैसे प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और यूट्यूब, ये कुछ फिल्टरिंग करते हैं जिससे ऑनलाइन जो इनअप्रोप्रिएट ऑनलाइन कंटेंट है वो रिमूव हो जाता है। ये तो हो गया आपका फिल्टरिंग डिवाइसेस। इसका सिर्फ यूज किस लिए है कि आपका जो सर्टेन ऑनलाइन कंटेंट है वो ब्लॉक या रेस्ट्रिक्ट किया जा सके जो बेसिकली हार्मफुल है या इनअप्रोप्रिएट है। और ये आपका यूज होता है स्कूल, होम और बिजनेसेस में। दो तरीके का है, एक लीगल रोल है और सेल्फ रेगुलेटेड रोल है। लीगल रोल जैसे यूएस में कॉपा है जो चिल्ड्रंस की ऑनलाइन सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है। सेल्फ रेगुलेटरी रोल जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं, कंपनीज हैं, फेसबुक, यूट्यूब, वो खुद कुछ फिल्टरिंग करते हैं जिससे ऑनलाइन जो कंटेंट जो इनएप्रोप्रिएट है रिमूव हो जाता है जिससे उनकी सर्विस सेफ रहती है। नेक्स्ट है रेटिंग सिस्टम। तो ये आपके जो ऑनलाइन कंटेंट है ना उसको रेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा अक्सर मूवीज की रेटिंग होती है AR। तो ये जो रेटिंग है ये डिसाइड करती है कि वो बेसिकली कंटेंट है वो किस एज तक के लिए है। तो लीगल रोल जैसे बात करें, जो लॉस होते हैं वो मतलब बेसिकली वो चाहते हैं कि चिल्ड्रन है उनको कुछ ऐसा हार्मफुल कंटेंट या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ना मिल जाए। ठीक है। तो जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार है, वो एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। जो कंटेंट है वो एज वाइज ही दिखाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उनका यूजर अंडर 18 है, अंडर 16 है, तो कंटेंट भी उसी हिसाब से आना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटरी रोल, कंपनीज क्या होती है खुद का रेटिंग सिस्टम लगाती है। जैसे नेटफ्लिक्स होता है वो PG-13 या R करता है। पता चल जाता है कि मूवीज किस एज ब्रैकेट के लिए वो बनी हुई है। अगर ये फिल्टरिंग डिवाइसेस और रेटिंग सिस्टम दोनों एक साथ कंबाइन होके अगर यूज होते हैं तो जो हार्मफुल कंटेंट है साइबर स्पेस का उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी लाइबिलिटीज हैं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स की साइबर क्राइम्स के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल अगर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है तो उनकी कुछ सर्टेन लाइबिलिटीज हैं जो साइबर क्राइम्स अगर उनके प्लेटफॉर्म में ना हो वो फॉलो करनी पड़ती है उनके लिए। तो जैसे सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स लायबल नहीं होते हैं यूजर एक्शंस के लिए इफ दे आर अनअवेयर ऑफ द इलीगल एक्टिविटी एंड एक्ट प्रॉम्प्टली टू रिमूव हार्मफुल कंटेंट वंस नोटिफाइड। इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को हम वो लायबल नहीं होंगे उस एक्शन के लिए अगर उन्हें पता ही नहीं है कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। और अगर उन्हें पता चल जाए और वो कंटेंट रिमूव कर दे तो वो उस साइबर क्राइम से सेफ रहते हैं। ठीक है। तो मतलब हम ये टॉपिक में बता क्या रहे हैं कि हम वो सारी चीजें बता रहे हैं कि कब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो आपको फॉर एग्जाम्पल वाईफाई देता है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेगा साइबर क्राइम के लिए। फेलियर टू एक्ट, अगर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को पता चल गया इलीगल एक्टिविटी के बारे में और वो एक्शन लेने में फेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई कंटेंट पोस्ट किया और वो कंटेंट गलत था, तो अगर वो रिमूव नहीं कर पाए तो वो आपका फेलियर टू एक्ट है। तो वो लाइबल होंगे उस क्राइम के लिए। थर्ड है डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस। अगर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आपके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा जो सिक्योर करने के लिए, तो इन केस अगर डेटा सिक्योर नहीं हो पाए और आपका डेटा लॉस हो गया, हैक हो गया, उस केस में भी वो लायबल रहेंगे। फोर्थ है साइबर टेररिज्म। इन केस अगर साइबर टेररिज्म या कुछ अदर सीरियस साइबर क्राइम हो रहा है और आपको पता ही नहीं है नेग्लिजिबल बिहेवियर की वजह से, तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को क्रिमिनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली लायबल नहीं होते साइबर क्राइम्स के लिए अगर क्राइम यूजर ने किया है। ठीक है। तो बट उन्हें कुछ चीजें हैं जो कुछ रेगुलेशन से मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो अगर वो ये सब चीजें जैसे अगर कोई मॉनिटरिंग करते रहे अपने नेटवर्क की और ये पता करते रहे कि कौन सी यूजर किससे कंटेंट अपलोड कर रहा है, तो वो अगर फॉलो करेंगे तो वो लायबल नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिजिटल सिग्नेचर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं या मैसेजेस होते हैं वो उनकी ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। ये पक्का करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट नहीं हुआ है या उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो यूज़र
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसी यूजर के थ्रू आया है। तो काम कैसे करता है, जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, आपको याद है ना, हमने एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ा था, जो एसिमेट्रिक होती है उसका यूज करता है। तो प्राइवेट की और पब्लिक की का यूज होता है इसमें भी। ठीक है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। अगला है पर्पस। इसका पर्पस क्या है कि ये अश्योर करता है कि जो रिसीवर है उसको जो मैसेज मिला वो ऑथेंटिक ही है, जिससे वो एक्सपेक्ट करा उसी से ही आया है और कोई अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है कि जब आप ईमेल को साइन करते हो, ये बिजनेसेस में होता है, ईमेल को साइन करते हो डिजिटल सिग्नेचर के साथ, तो जो रिसिप्टेंट है जिसको मेल आ रहा हो सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है कि वो आप ही के थ्रू मैसेज आया है, ईमेल आया है या किसी और के थ्रू, और कोई डेटा चेंज तो नहीं हुआ उसमें। ये होगा आपका डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट आता है डिजिटल सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, उससे इशू किया जाता है, जो कंफर्म करता है कि जिसके पास सर्टिफिकेट आया है वो ऑथेंटिक है और मतलब जेन्युइन है वो। ठीक है, काम कैसे करता है, ए डिजिटल सर्टिफिकेट कुछ कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक पब्लिक की सर्टिफिकेट का, जिसके पास तो सर्टिफिकेट है उसकी आइडेंटिटी और एक सीए सिग्नेचर। ठीक है, अ, जो इसका मतलब बेसिकली यूज क्या होता है कि ये जो आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है कि जो पब्लिक की है वो इसी ही ऑर्गेनाइजेशन की है। आपको याद है ना कि पब्लिक की एनक्रिप्ट के लिए यूज होती है और प्राइवेट की डिक्रिप्ट के लिए यूज होती है, तो वो ट्रस्ट दिलाता है डिजिटल सर्टिफिकेट कि ये जो पब्लिक की है इस कंपनी के साथ एसोसिएट है और ये ऑथेंटिक है। इसका पर्पस क्या है, फॉर एग्जांपल इसका जैसे वेबसाइट होता है उसका एसएसएल और टीएलएस सर्टिफिकेट होता है, जो ब्राउज़र को ये वेरीफाई करवाता है कि आप एक्चुअली एक लेजिटिमेट वेबसाइट से कनेक्टेड है, किसी फेक से कनेक्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस यूएस लॉस एंड साइबर स्पेस रेगुलेशन। तो यूएस के कुछ लॉस हैं जो साइबर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। तो जैसे एग्जांपल फर्स्ट वन है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट, सीआईएसए, हेल्प करता है कंपनीज और गवर्नमेंट को टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट साइबर थ्रेट, यानी साइबर थ्रेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने में ये आपका हेल्प करता है। एक और लॉ है फिस्मा, जो इंश्योर करता है कि यूएस गवर्नमेंट है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो लॉज लाइक सीसीपीए गिव्स कंज्यूमर कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल डेटा, यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनको कंट्रोल मिलता है उनके पर्सनल डेटा पे कि वो क्या डेटा, कौन कौन से डेटा को या किस तरह के डेटा को कब तक के लिए रखवाना चाहते हैं। और चिल्ड्रंस की इंफॉर्मेशन भी होती है जो ऑनलाइन, उसको भी ये लॉ प्रोटेक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द डीएमसीए लॉ ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट कॉपीराइट्स ऑनलाइन। कॉपीराइट क्या होता है कि जो एक्चुअल आपका कंटेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई और यूज ना कर पाए, तो वो आपका डीएमसीए प्रोटेक्ट करता है। अगला है सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी। द पेट्रियोट एक्ट अलाउस गवर्नमेंट टू मॉनिटर ऑनलाइन एक्टिविटीज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो आपका पेट्रियोट एक्ट है वो गवर्नमेंट जो होता है उसको अलाउ करता है ताकि वो मॉनिटर करते हैं सिक्योरिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ठीक है, फिफ्थ वन है ई कॉमर्स एंड फ्रॉड। द ई साइन एक्ट मेक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स लीगली वैलिड। इसका मतलब है कि जो ई साइन एक्ट है, अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लीगली वैलिड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉ। ओके, तो ये आप पूरा अच्छे से एक बार पढ़ सकते हो, ये भी आपका क्वेश्चन इग्नू के एक बार पेपर में आया था। नेक्स्ट टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो है क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईपी refers to legal rights that protect creations of mind such as inventions, आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन एंड सिंबल्स। तो अगर आपका कोई वर्क है, डिजाइन है या कुछ सिंबल, लोगो, कोई सॉफ्टवेयर है, तो एक लीगल राइट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप उस क्रिएशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो क्रिएटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो भी उनकी क्रिएशंस बनी हैं उनको कंट्रोल करने में या उनसे जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है वो लेने में मदद करते हैं ताकि कोई और उसका मिसयूज ना कर पाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट। तो कॉपीराइट क्या है, एक तरीके का लीगल प्रोटेक्शन है जो कि क्रिएटर्स को दिया जाता है ताकि जो उनका जो ओरिजिनल काम है वो सेफ रहे। ठीक है, अब वो डिसाइड कर सकता है कि उसका जो वो काम है वो कौन कौन यूज कर सकता है, दोबारा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दिखा सकता है,
तो ये जो है आपका कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स के अंदर आता है। अब राइट्स इंक्लूडेड क्या है? द राइट टू कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, मॉडिफाई या पब्लिकली डिस्प्ले द वर्क। ये जो आपका राइट्स है ये इसके अंदर इंक्लूड रहता है कि वो राइट दे रहा है इस चीज़ का या नहीं दे रहा है। ड्यूरेशन, जो कॉपीराइट है वो बेसिकली आपका लाइफ टाइम रहते हैं। ओके, या फिर क्रिएटर प्लस 50 to 70 years डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। Third है related rights, and this includes rights of performers, producers, broadcasters over their works such as recorded performance और टीवी broadcast। तो related rights क्या है? बेसिकली अगर कोई एक ऑनलाइन या आपका टीवी में कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वो जो परफॉर्मेंस हो रही है या जो जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसकी जो राइट्स है कि कहाँ वो शो होगा, वो आपका रिलेटेड राइट्स कहलाता है। तो अगर आप जैसे एक नोवेल लिख रहे हैं तो आप कॉपीराइट आपका होता है, मतलब कोई भी आपको कॉपी नहीं कर सकता या आप बेच नहीं सकता बिना आपकी परमिशन के। तो कॉपीराइट पता चल गया है आपको क्या है। इसमें दो तीन चीजें हैं राइट्स इंक्लूडेड, क्या क्या राइट होता है इसमें, ड्यूरेशन कब तक होता है, और रिलेटेड राइट्स कि उसके मतलब अगर कोई चीज टीवी ब्रॉडकास्ट हो रही है तो वो आपका उस पर क्या क्या राइट होता है वो सब इसमें आ जाएगा। सेकंड फॉर्म है पेटेंट्स। तो पेटेंट क्या है? एक तरीके का लीगल राइट होता है जो किसी इन्वेंटर को दिया जाता है अगर उसने कोई नई चीज इन्वेंट किया है, एक नया प्रोसेस इन्वेंट किया है, ठीक है, या कोई टेक्निकल सॉल्यूशन दिया प्रॉब्लम का। अब इसके बाद क्या होता है कि इन्वेंटर जो होता है, जिसने वो इन्वेंट किया होता है, उसको एक लीगल राइट मिल जाता है जिससे वो बाकी लोगों को उस जो आपका इन्वेंशन है उसका यूज करने से या उस जैसा बनाने से रोकता है। तो टिपिकली जैसे इसमें बता रहा है 20 years का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड तक अगर आपने पेटेंट दिया है कोई और यूज नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी कि जो इन्वेंशन है मस्ट बी नोवेल होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जो ड्यूरेशन है वो जनरली 20 साल तक रहता है। जिस समय फाइल करा आपने पेटेंट उसके 20 साल तक वो वैलिड रहता है। अब जो पेटेंट्स है वो प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशंस को, जैसे नई मशीन्स हो गया, केमिकल कंपाउंड हो गया, कोई सॉफ्टवेयर की एल्गोरिथम हो गई, उस चीज़ को, ठीक है। तो अगर आपने नए तरीके की इंजन बनाया है तो अगर आपने एक पेटेंट ले लेते हो तो बाकी और जो इंजन मेकिंग जो कंपनीज हैं वो बिना आपकी परमिशन के सेम इंजन क्रिएट या बना नहीं सकती। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं जैसे साइबर फोरेंसिक्स। तो साइबर फोरेंसिक्स क्या है? तरीके का डिजिटल डिटेक्टिव वर्क है, ठीक है। तो जब इन्वेस्टिगेटर्स आपके कंप्यूटर फोन या ऑनलाइन डेटा पे देखते हैं ये पता करने के लिए कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है ड्यूरिंग अ क्राइम, ठीक है, हैकिंग या फ्रॉड पे, तो वो आपका साइबर फोरेंसिक्स कहलाते हैं, ठीक है। वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं जितने में आपके डिजिटल डिवाइसेस पे, और वो क्राइम्स को सॉल्व करते हैं, और इसका यूज कोर्ट में या एज अ फिजिकल एविडेंस भी होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके बैंक अकाउंट पे हैक कर देता है तो जो साइबर फोरेंसिक्स होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती हैं और ये पता करती है कि हैकर ने वो किया कैसे, ठीक है। और वो डिजिटल फुटप्रिंट्स लाइक आपकी ईमेल, चैट लॉग, आईपी एड्रेस सब चेक करती है। ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन है? तो क्राइम अगेंस्ट पीपल अगर लोगों के खिलाफ होता है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट बिजनेसेस या गवर्नमेंट, और क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो बेसिकली ये साइबर क्राइम्स का क्लासिफिकेशन है कि अगर वो लोगों के खिलाफ हो रहा है तो एक कैटेगरी, प्रॉपर्टी के खिलाफ हो रहा है दूसरी कैटेगरी, बिजनेस या गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है तीसरी कैटेगरी, और अगर सोसाइटी के खिलाफ हो रहा है तो वो चौथी कैटेगरी के अंदर आता है। बाकी आप पढ़ सकते हो, सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट बताया है डोमेन नेम डिस्प्यूट। तो डोमेन नेम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है जो आप ब्राउजर पे टाइप करते हो। तो कभी एक बार क्या होता है कि लोग डोमेन नेम पे फाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने एक डोमेन नेम दिया और दूसरी कंपनी उसका सिमिलर डोमेन नेम दिया, जैसे google.com में एक दो ओ है, किसी ने GOOO google.com लिया, तो वो लगभग लगभग सिमिलर है। तो क्या होता है कि उससे जो डिस्प्यूट होता है दोनों कंपनियों में, क्योंकि सिमिलर होता है, कभी कभार कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जो जस्ट चेंज ऑफ लिटिल जस्ट चेंजिंग ऑफ सिंगल कैरेक्टर बट स्टिल लुक सेम, ठीक है। तो वो दोनों में एक सिंगल कैरेक्टर चेंज कर दो उसके बाद ही वो डोमेन आपके सेम ही दिखते हैं। तो उस तरीके के वजह से डिस्प्यूट होता है, कंज्यूमर्स को कंफ्यूजन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल समवन माइट रजिस्टर वेबसाइट लाइक दिस microsoft.com। अब इसमें जीरो की जगह ओ की जगह जीरो डाल दिया, स्टिल काफी यूजर्स को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं वो उस डोमेन को हाई प्राइस में बेचने का ट्राई करते हैं जो कि इलीगल है।
फोर्थ वन है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है, जब कोई आपको जिस क्राइम के लिए गिल्टी साबित करता है जो आपने किया भी नहीं है। ठीक है, फ्रेमिंग का मतलब होता है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती उस क्राइम के लिए सेटअप किया जा रहा है कि वो क्राइम आपने किया है। तो ये जब होता है जब कोई अब इंसान आपके कंप्यूटर या ऑनलाइन अकाउंट में कुछ ऐसा फॉल्स एविडेंस डाल दे। ठीक है, जैसे एक हैकर होता है वो आपके सिस्टम में इलीगल फाइल डाल देगा, कुछ ऐसा इस तरीके की फाइल डाल देगा। तो वो अगर रिपोर्ट कर देता है पुलिस पे, तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस आएगी और आपके सिस्टम पर चीज़ देखेगी तो वो आप ही को गिल्टी मानेगी। नेक्स्ट है यूएनसीए मॉडल लॉ जो 1996 में आया था। तो ये बेसिकली क्या है, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि यूनाइटेड नेशंस ने क्रिएट करी थी। जब कंट्रीज बिजनेस करती हैं तो काफ़ी बार डिस्प्यूट हो जाते हैं, फाइट हो जाती हैं। तो सब अपने अपने तरीके से मतलब चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं। ठीक है, इसको मतलब अपना अपना प्राइवेट ट्रायल होते हैं। कोर्ट जाने से अच्छा वो अपना पर्सनली सेटल करना चाहते हैं। तो इससे बचने के लिए कोई एक ऐसा मतलब स्टैंडर्ड बनाया गया है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ आर्बिट्रेशन रूल्स, जिससे बिजनेस को डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में आसानी हुई, क्योंकि ये बहुत फेयर और एफिशिएंट वे था। अगर सबका अलग अलग अपना एक वे होगा डिसएग्रीमेंट को सेटल करने का, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। लास्ट टॉपिक है आपका स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी क्या है, टेक्निक है ऑफ हाइडिंग अ सीक्रेट मैसेज इनसाइड नॉर्मल लुकिंग फाइल लाइक एन इमेज ऑडियो टेक्स्ट। तो आपका नॉर्मल फाइल होगी और उसमें आपका एक हिडन टेक्स्ट डाला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप एक मैसेज को हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन हाइड अ मैसेज इनटू टाइनी कलर चेंजेस ओवर इमेज और इन साउंड files where the changes are too small for others to notice। तो आप किसी ऑडियो फाइल में कुछ ऐसा डाल सकते हो जो हमारे कानों के सुनने के लिए बहुत कम होगा, कम होगा वॉल्यूम में। ठीक है, अब ये ऑफ्टन यूज किया जाता है प्राइवेट कम्युनिकेशन में, और इवन टू ऐड हिडन कॉपीराइट मार्क्स इन इमेजेस और वीडियोस। बाकी सिंपल टर्म्स में बात करें तो स्टेनोग्राफी का मतलब ये है कि किसी चीज को छुपाना प्लेन साइट में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज ऑडियो वीडियो, उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज छुपानी, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो गया। ओके, तो ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं आपके न्यू एमसीएस 215 कोर्स कोड में। तो ये जब आप पूरा कोर्स पूरी वीडियो पढ़ लेंगे, तो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो ये जो पूरी स्लाइड शो थी ये एज अ पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे कांटेक्ट करना है। तो ईच each notes of every subject is only 30 रुपीज़। तो अगर आपको इस कोर्स का पूरा ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए नोट्स, तो आपको 30 रुपये पे करने पड़ेंगे। Okay, by the way, we are launching one to one mentorship program. So if you are serious, अगर आपको अपने अचीव अचीव करने हैं और आपको कई बार समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या क्या पढूं, तो आप वन टू वन मेंटरशिप ले सकते हैं, जिसमें एक हमारा जो एक इंडस्ट्री वर्किंग प्रोफेशनल होगा वो आपके साथ अलाइन करवाया जाएगा, और 3 महीने के अंदर फ्रॉम जीरो टू जॉब रेडी आपको करवाया जाएगा। इसमें आपको हम 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे। और जो वैसे इस कोर्स का जो प्राइस है इस 1 लाख, बट फॉर इग्नू स्टूडेंट्स वी आर गिविंग 50% ऑफ। दैट्स एन अमेजिंग ऑफर। तो आपको बस 50,000 पे करने हैं एंड यू विल सी इन जस्ट 3 मंथ्स यू कैन चेंज योर लाइफ, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क। 3 महीने हैं, 3 महीने में आपको फ्रॉम जीरो आपको वेब डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाया जाएगा, आपको बेसिक डेवऑप्स सिखाया जाएगा, और आपको एआई और एमएल सिखाया जाएगा। और एआई एमएल का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालना नहीं है, इसमें यू विल बी बिल्डिंग मॉडल्स और आप चैटबॉट्स बनाओगे, और आप ये सारी चीज़ें जो बनाओगे ये आप सब गिटहब में कंपनीज को शो करने के लिए पुश भी करते जाओगे। सो आपके गिटहब का एक बहुत बेहतर बेहतर पोर्टफोलियो बनेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो कि बिना एक्सपीरियंस के भी आप शो कर सकते हो कि कंपनीज को, एचआरस को, कि आई हैव द नॉलेज और मेरे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे गिटहब पे हैं, तो यू कैन जज मी एंड माय स्किल्स। ठीक है,
So don't wait. This could be a opportunity that takes you to the next level. बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है, and I'll see you in the next video.